हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस विज्ञान, और इसका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग एक ही वीडियो में करते जाएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर के लिए एक वीडियो और उसी के साथ डेडिकेटेड एक एमसीक्यू का एक सीरीज भी आएगा इसी वीडियो के साथ में अटैच्ड। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। पाठ संख्या 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास के पदार्थ नाम से एक चैप्टर है जिसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे शुरू टॉपिक है हमारा पदार्थ। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं, यानी कि जिसका कोई वजन होता है और जो स्थान घेरती है। जैसे जैसे में आप कुछ सामानों का देख सकते हैं, कुछ सामान है, पेड़ पौधे हैं, ईंट हैं, पत्थर हैं, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में कि पदार्थ का भारतीय वर्गीकरण, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं, पहला वायु है, और दूसरा पंच तत्व है पृथ्वी, तीसरा पंच तत्व है अग्नि, और चौथा पंच तत्व है जल, और फिर पांचवा हमारा जो है वो है आकाश। तो ये पंच तत्व तो हैं। उनके अनुसार यानी भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। तो पदार्थ का भारतीय वर्गीकरण आपने देखा। अगला टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ बहुत प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए जब हम नमक जैसे किसी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो उसके कण घुलते हैं, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कण से बना होता है। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं जिसमें पदार्थ के कण घुलते कैसे हैं, दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जो छोटे स्थान होते हैं उन स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। लिखा हुआ भी है, जब चित्र 1.1, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में दूसरा, पदार्थ अत्यंत छोटे होते हैं। यहाँ गलती से किसी के जगह में लिखा गया है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। पदार्थ के कणों का साइज नैनोमीटर में होता है और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। आप जूमिंग वर्जन कणों के साइज का आप देख सकते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में गैप भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला हमारा है पदार्थ के कणों के गुण में। अच्छा, पदार्थ का जो हम लोग देखे पीछे, पदार्थ के कणों का गुण हम लोग देखते हैं। तो पदार्थ के कणों के गुण में पहला है आपका, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और इनकी गतिशीलता भी आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो गति के साथ आकर्षित करते हैं, इसीलिए यह ठोस, द्रव और गैस नाम के एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। तो आपने ये भी देखा। अगला हमारा है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ 3 अवस्थाएं की होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा हमारा है गैस। तो जैसा कि देख सकते हैं, ठोस में कणों का जो अरेंजमेंट है, कणों का अरेंजमेंट में कणों के बीच की दूरी कम है, यानी बॉन्डिंग ज़्यादा है। द्रव में दूरी अधिक है, बॉन्डिंग थोड़ी कम है। गैस में कणों के बीच की दूरी अधिक है, बॉन्डिंग अत्यधिक कम है। पदार्थ के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं अलग अलग होती है। तो यह दूरी ही डिसाइड करता है कि कोई पदार्थ की अवस्था ठोस होगी या कोई अवस्था द्रव होगी या कोई अवस्था गैस होगी। तो पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करें तो पीछे से हम लोग जो देखे उसका चित्रात्मक वर्जन अब हम लोग देखते हैं इसके गुण। तो पदार्थ की अवस्थाओं में जो ठोस होता है और द्रव और गैस, तो ठोस का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है और असंपीडनीय मतलब दबाया नहीं जा सकता। ठोस का एक आकार, एक आयतन, असंपीडनीय मतलब दबा नहीं सकते। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि जिस बर्तन में भी आप रखेंगे उसका आकृति यह ले लेता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और असंपीडनीय मतलब इसे भी दबाया नहीं जा सकता। गैस का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित आयतन भी होता है, और यह संपीडनीय है मतलब इसे दबाया जा सकता है। अर्थात यह हुआ कि आप 5 लीटर के सिलेंडर में आप 7 लीटर गैस भी इनपुट कर सकते हैं। अगला हमारा गुण में पढ़ना है विसरण। विसरण का अर्थ होता है डिफ्यूजन। तो पदार्थ के अणुओं के आपस में मिल जाने को विसरण कहा जाता है। विसरण का कारण है
विसरण का कारण पदार्थ के घटकों के बीच का खाली स्थान है। तो पदार्थ के घटकों के बीच जो खाली स्थान होता है वहीं दूसरे कण घुस जाते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। तो गैस के घटकों के बीच ज़्यादा खाली स्थान होने के कारण विसरण सबसे तेज होता है। तो गैसों में विसरण अर्थात डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। अगला गुण है हमारा कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न, यानी दबाया जा सकने का गुण। यह पदार्थ की गैस की अवस्था का यह गुण है जिसकी वजह से गैसों को दबाकर इसके आयतन में बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो हमारा गैस है उसका आयतन ज़्यादा भी है और उसी गैस की मात्रा को हम छोटे आयतन वाले गैस में भी हम लोग भर सकते हैं। जैसे एलपीजी और सीएनजी संपीड़ित गैस के उदाहरण हैं। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी जिन्हें हम लोग घर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि गाड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा टर्म घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है डेंसिटी। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन और इसका इकाई होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व के आधार पर पदार्थ ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का घनत्व होता है और उसके बाद गैस का घनत्व होता है। तो घनत्व पदार्थ का जो डेंसिटी है यानी कितना घन है उसके कणों का सजावट, उसका एक माप है और उसका माप का हम लोग गणितीय रूप हम लोग देख चुके हैं। तो घनत्व के रूप में ठोस द्रव गैस का क्रम आपने देखा। अगला चीज़ है टर्म है हमारा तापमान अर्थात टेम्परेचर। किसी पदार्थ के ठंडेपन या गर्माहट की माप को तापमान कहते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 जोड़ते हैं तो केल्विन प्राप्त होता है और केल्विन में 273 घटाते हैं तो डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। आप इस सूत्र का प्रयोग करके डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलाव कर सकते हैं। मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला टर्म है हमारा चैप्टर का दाब अर्थात प्रेशर। प्रति इकाई लगने वाले बल को दाब कहते हैं अर्थात दाब का सूत्र हो जाएगा आपका बल बटे क्षेत्रफल। दबाव अर्थात दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और गैसीय दबाव का मात्रक एटमॉस्फेयर है। यहाँ हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है इसलिए दाब के बारे में बताया गया। वायुमंडल में वायु का दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारा पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरा हुआ है और उसका जो दबाव धरती झेल रहा है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है और समुद्र की सतह का वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर और पास्कल दोनों दाब के मात्रक हैं और 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला हमारा है चैप्टर का तापमान परिवर्तन का प्रभाव अर्थात जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस उसमें तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो ठोस का तापमान बढ़ने से उसके जो घटक कण हैं उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ऊर्जा बढ़ने से वे कंपन करने लगते हैं और जब यह ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है तो कंपन से जो ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल है उस बल से ज़्यादा ऊर्जा से वह कंपन होने लगती है और ऊर्जा बढ़ने से कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है। एक अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाती है। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उस तापमान को गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका बर्फ है, बर्फ जल में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया को संगलन कहेंगे और जिस तापमान पर ऐसा होगा उसे गलनांक कहेंगे और यह तापमान 273 केल्विन होता है। तो तापमान में परिवर्तन आपने देखा 273 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। गलनांक ठोस से द्रव में बदलने को कहते हैं। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव के तहत गलने की प्रक्रिया में तापमान स्थिर होता है क्योंकि अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा की खपत होती है। इसे हम लोग समझते हैं जैसे आपका बर्फ है, बर्फ से हम लोग बना रहे हैं पानी, मतलब हम लोग पिघला रहे हैं। पिघलाने के लिए संगलन की प्रक्रिया कर रहे हैं और गलनांक तक हमें गर्म करना पड़ रहा है। तो बर्फ का तापमान और जल का तापमान दोनों आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप आग जला के बर्फ को पिघलाए तो जो पानी बना उसका तापमान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि बर्फ पिघलने में कुछ ऊर्जा लगाती है और उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस कारण तापमान स्थिर रहता है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, वायुमंडलीय दाब पर
1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, जितनी ऊष्मा, यहाँ मिसप्रिंट है एक लाइन, जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब तापमान परिवर्तन के प्रभाव के तहत हम लोग देखेंगे बॉइलिंग। 273 केल्विन तापमान पर जल की ऊर्जा, बॉइलिंग से पहले एक और चीज है, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि बर्फ में ऊर्जा कम था, जल में ज्यादा, क्योंकि जल में गुप्त ऊष्मा होती है। इसे हम लोग समझ सकते हैं, यह आपका बर्फ है या आपका जल है। तो संगलन की प्रक्रिया गलनांक तक हम लोग गर्म किए तो क्या हुआ कि दोनों का तापमान भले ही 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बर्फ में कम ऊर्जा है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा नहीं है, और जो पानी है उसमें अधिक ऊर्जा है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा है। तापमान का प्रभाव के तहत हम लोग देखते हैं, जब कोई द्रव जैसे जल को ऊष्मा दिया जाता है तो एक तापमान पर जल के कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके आपसी आकर्षण बल को तोड़ सके, और एक तापमान पर यह गैस बनने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, तो ये तापमान 373 केल्विन जल के लिए होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जब द्रव गैस में बदलता है तो इस तापमान को क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इस तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके तहत हम लोग देखते हैं, जैसे जल से वाष्प यानी भाप बनने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि जो तापमान दिया जाता है वह जल को भाप यानी वाष्प बनाने में उपयोग हो जाता है। तो जल के भाप बनने के दौरान उपयोग हुए ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे आप समझेंगे, जैसे ये पानी उबल रहा है 373 केल्विन तापमान पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में उसी तापमान पर जल से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के द्वारा अवशोषित गुप्त ऊष्मा होती है। इसे आप समझ सकते हैं, अधिक ऊर्जा आपका भाप में है और कम ऊर्जा आपके जल में है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा भी शामिल है, इसीलिए उसमें अधिक ऊर्जा है। अगला है हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव के तहत, इसका समरी आपका ठोस है। ठोस को आप ऊष्मा देंगे तो बनेगा द्रव, द्रव को आप ऊष्मा देंगे तो बनेगा गैस, और अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो बनेगा द्रव, और द्रव को आप अगर ठंडा करेंगे तो बनेगा फिर से ठोस। तो ये आप समरी के रूप में देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, क्योंकि दाब से उसके घटक के कण समीप आ सकते हैं। तीनों अवस्थाओं में आपसी परिवर्तन दाब की वजह से भी संभव है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ तीनों अवस्था में देख सकते हैं, पहला आपका गैस है, गैस मतलब इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है। अगर आप दबाइएगा, दबाव बढ़ाइएगा तो रिक्त स्थान कम अर्थात द्रव में बदलेगा, और अगर रिक्त स्थान और कम बचे यानी एकदम न के बराबर बचे तो ये ठोस में बदल जाता है। तो दाब का प्रभाव के तहत एक और चीज जानिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जमा हुआ रूप एक एटमॉस्फेरिक दाब पर द्रव बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है, और इसलिए इसे ड्राई आइस यानी सूखी हुई बर्फ, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। जैसे ये हुआ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप गर्म करेंगे, इतना में आप दबाव देंगे, तो दबाव देंगे तो क्या होगा कि वो बगैर द्रव में बने, जबकि ठोस को पिघल के पानी बनना चाहिए, बगैर पानी के रूप में बने वो सीधे गैस बन जाता है, और इसलिए इसे सूखी हुई बर्फ कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो पढ़े उसका सार, ठोस है, ठोस को आप पिघलाएंगे तो बनेगा द्रव अर्थात पिघलना, द्रव का आप वाष्पीकरण करेंगे तो बनेगा गैस, और गैस का आप निक्षेपण करेंगे डिपोजिशन तो बनेगा ठोस, और फिर ठोस का आप ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन करेंगे तो बनेगा गैस, और अगर आप गैस का संघनन करेंगे तो बनेगा द्रव, और अगर जो द्रव है आपका, द्रव का आप जमाएंगे फ्रीजिंग करेंगे तो बनेगा आपका ठोस। तो ये रहा पदार्थ का की अवस्था परिवर्तन का सार। अब देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प बनने को वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें आपको समझना है, बॉइलिंग क्वथनांक जो होता है उसमें सभी कणों के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह आकर्षण बल को तोड़ सके। वाष्पीकरण में कोई एक कण को भी उतना ऊर्जा मिल गई तो वाष्पीकरण शुरू हो जाती है। जैसे आप कोई भी बर्तन में आप पानी गैस चूल्हा में अगर आप चढ़ाते हैं तो तुरंत में भाप बनना शुरू हो जाता है, वो वाष्पीकरण हुआ। लेकिन जब सारे कण उबलने लगते हैं तो उसे हम लोग क्वथन कहते हैं। तो क्वथन और वाष्पीकरण दोनों अलग है। और वाष्पीकरण का उदाहरण आपका कपड़े का सूखना हुआ, वाष्पीकरण का उदाहरण चाय का ठंडा होना हुआ, वाष्पीकरण का उदाहरण बादलों का बनना भी आपका हुआ सूर्य की रोशनी से। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक है? तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ती है, अधिक तापमान में अधिक वाष्पीकरण। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ती है। उदाहरण के लिए आप
कप में जो चाय पीजिएगा उसकी अपेक्षा प्लेट में चाय पीजिएगा तो जल्दी आपका चाय ठंडा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। वायु की गति में वृद्धि होने से आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। आर्द्रता में कमी अर्थात नमी कम में कमी होने से कपड़े आपके जल्दी सूखेंगे, वाष्पीकरण बढ़ेगा। बरसात की तुलना में गर्मी में जल्दी कपड़ा सूखना इसका एक उदाहरण हुआ। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक ये हुए। वाष्पीकरण का एक गुण है, वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है अर्थात ठंडक। कैसे, ये हम लोग जानते हैं। मान लीजिए आपके पास मिट्टी का एक घड़ा है। अब मिट्टी एक घड़ा है तो इससे चारों तरफ छिद्र से पानी निकल रहा है और उसके बाद वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण में क्या निकलता है? गर्मी। अब जब गर्मी निकल रहा है तो आपका बचेगा क्या? ठंडा। इसी तरह चारों तरफ क्या निकलेगा? गर्मी, और बचेगा क्या? ठंडा। तो जो हमारा मटका है, जो घड़ा है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है और इसलिए घड़ा का पानी भी आपका ठंडा होता है। तो ऐसा ही वाष्पीकरण में कभी भी आपका ठंडक उत्पन्न होता है। इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। हथेली में जैसे आप एसीटोन, इत्र या पेट्रोल रखेंगे तो क्या होगा कि वो वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होगा तो गर्मी निकलेगा, और गर्मी जब निकलेगा तो बचेगा क्या? ठंडा। तो हमको ठंडा फील होगा। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, गर्मियों में हमारे द्वारा सूती कपड़े का पहना जाना। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? आप सूती कपड़े पहने, आपका शरीर से पसीना निकला, वो वाष्पीकृत हुआ। वाष्पीकृत हुआ इसका मतलब भाप बन के निकला, यानी गर्मी निकला। गर्मी निकला तो कपड़े का जो माहौल है, वातावरण है, वो आपका क्या हुआ? ठंडा। तो हमें फिर अच्छा फील होगा। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पदार्थ की 5 अवस्थाओं की भी बात है। नई वैज्ञानिक शोध के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो कि अत्यधिक ऊर्जा वाले उत्तेजित आयनों को प्लाज्मा कहते हैं। और 5वीं अवस्था है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, यानी घनत्व को कर देंगे कम। जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करेंगे तो बीईसी तैयार होगा। तो पदार्थ का नया वैज्ञानिक शोध के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। अब हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि 30+ एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आज का पहला सवाल। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सबसे अधिक संघनित होती है? तो सबसे अधिक घनी कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे घनी अवस्था जो होती है वो आपकी है ठोस। तो ठोस अवस्था में कणों के बीच का अंतर बहुत कम होता है, जिससे यह सबसे अधिक संघनित अवस्था में होती है। यह आपका गैस अवस्था है, यह है द्रव और यह है आपका ठोस। तो आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था सबसे अधिक घनी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो नई वैज्ञानिक शोध के अनुसार कितनी अवस्थाएं वो आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, डी 5। तो जो पदार्थ की अवस्थाओं की संख्या है वो है आपका डी 5। तो पदार्थ की अवस्थाएं 5 हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 3। पदार्थ के किस रूप में कण सबसे अधिक गति करते हैं? तो सबसे अधिक गति कौन से रूप में कण करेंगे? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गैस। और इसका कारण आप जानिए। गैस अवस्था में कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अधिक दूरी होती है और वे अधिक गतिशील रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है? तो कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जानिए। यहाँ आपके जानने के लिए है ऑप्शन ए ठोस। तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता? वो है आपका ठोस। तो ठोस अवस्था में कण आपस में बहुत सटे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए उसका आयतन घटता है, ऑप्शन बी उसका द्रव्यमान घटता है, ऑप्शन सी उसका आयतन बढ़ता है और ऑप्शन डी उसका घनत्व बढ़ता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उसका आयतन बढ़ता है। क्यों का बढ़ता है? इसका जवाब आपको जानना चाहिए कि गर्म करने पर पदार्थ के कणों के बीच की गति, कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उनकी आपसी दूरी बढ़ती है। आपसी दूरी बढ़ने से उनका आयतन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 6। ठोस, तरल और गैस के रूपों का भेद किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए कणों की गति और संघनन,
ऑप्शन बी कणों के बीच अंतर, ऑप्शन सी कणों का आकार और ऑप्शन डी कणों की संख्या। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कणों के बीच का अंतर। यहाँ अंतर का मुराद गैप से है। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस कणों के बीच अंतर यानी गैप के आधार पर निर्धारित होती है। आप देख सकते हैं तीनों अवस्थाओं में अलग अलग गैपिंग है, जिसमें गैस में ज़्यादा गैपिंग, ठोस में मिनिमम गैपिंग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया अत्यधिक तेजी से होती है। तो विसरण के बारे में आपको बताया गया है अभी ही। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है गैस। तो इसका कारण गैसों में विसरण सबसे तेजी से होता है, क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है, गैप ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है तो उसमें क्या बदलाव होता है। तो अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस में आपसी परिवर्तन होने से क्या बदलाव आता है वो आपको जानना है। ऑप्शन ए द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी आयतन में परिवर्तन, ऑप्शन सी घनत्व में परिवर्तन और ऑप्शन डी तापमान में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन में परिवर्तन। तो अवस्था बदलने से, पदार्थ की अवस्था में बदलने से उसमें आयतन बदलता है, उसका आयतन बदलता है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी बदलती है। ठोस से आप द्रव बनाएंगे, कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, द्रव से गैस बनेगा, कणों के बीच की दूरी और बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। इसे हम लोग समझते हैं, ठोस अवस्था जो होती है उसे द्रव या गैस यानी ठोस अवस्था से ठोस के अलावा बनाने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है अन्य अवस्थाओं की तुलना में। जैसे जल से भाप बनाने में आपको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, लेकिन ठोस से द्रव बनाने में उतना ऊर्जा नहीं लगेगा। तो तुलनात्मक रूप से ठोस की अवस्था को प्रभावित करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब आपका है केल्विन। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, वह तापमान जिस तापमान पर आणविक गति भी रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, गैसों के कणों की गति का तापमान से क्या संबंध है। इस सवाल को हम लोग समझेंगे भी, अर्थात तापमान बढ़ाने से गैसों की कणों की गति का क्या होता है या तापमान घटाने से क्या होता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन ए सीधा अनुपात है, ऑप्शन बी विपरीत अनुपात है, ऑप्शन सी कोई संबंध नहीं है और ऑप्शन डी अनिश्चित अनुपात है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सीधा अनुपात। इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं। तो गैसों की कणों की गति और तापमान के बीच सीधा अनुपात अर्थात सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गति बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान में कमी होती है कणों की गति भी धीमी होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आयतन और ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व अर्थात डेंसिटी। तो घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के रूप में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है। उस तापमान की बात की गई है। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी परम ताप। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है गलनांक। तो ऑप्शन से समझते हैं, किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव बनाने में जो उस जितना तापमान लगता है उसे गलनांक कहते हैं। द्रव से गैस बनाने में जो तापमान में होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें भाप बन के उड़ता है और परम ताप हम लोग हाई टेम्परेचर को बोलते हैं। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने पर कौन सा मान प्राप्त होता है। बदलने का तरीका आपको बताया गया है। ऑप्शन ए 273, ऑप्शन बी 373, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी आपका है
100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों, ये देखते हैं। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के लिए 273 घटाया जाता है। तो 573 में आप 273 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 300। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में पाया जा सकता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों रूप में पाए जाने वाला पदार्थ की बात किया गया है। तो इसका सही जवाब है पानी। तो पानी तीनों रूप, ठोस, तरल और गैस में के रूप में पाया जाता है। जैसे बर्फ ठोस हुआ, पानी आपका तरल है और भाप आपका गैस है। तो ये आप बखूबी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ऑप्शन ए दबाव के कारण, ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा के कारण, ऑप्शन सी उबालने के कारण और ऑप्शन डी बल के कारण। तो अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान का स्थिर रहना यह पूछा गया है। सही जवाब है गुप्त ऊष्मा के कारण। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, इसकी वजह गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे गुप्त ऊष्मा की संज्ञा दी गई है, जिसे इंग्लिश में लेटेंट हीट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पदार्थ के किस रूप में कणों के बीच सबसे अधिक अंतराल अर्थात गैप होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गैस। तो गैस के कणों के बीच सबसे अधिक अंतराल होता है, जिससे इसकी गति भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कणों की गति को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आयतन और ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब है तापमान। अर्थात तापमान में बदलने से जो हमारा पदार्थ है उसके घटक कणों की गति में परिवर्तन आता है। और आप पीछे देख चुके कि तापमान और कणों की गति का सीधा संबंध है। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैस के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पिघला हुआ लोहा, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। पदार्थ के किस रूप में कणों के बीच सबसे कम संपर्क होता है? तो सबसे कम बॉन्डिंग ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गैस। तो कणों के बीच दूरी अधिक होती है, यही वजह से संपर्क कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तापमान बढ़ाने से कौन सा परिवर्तन सबसे पहले होता है? तो तापमान बढ़ाने से गैस, तरल या ठोस सबकी गतिज ऊर्जा में बढ़ती है। तो सबसे पहले कौन सा बदलाव आता है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए घनत्व में वृद्धि, ऑप्शन बी आयतन में वृद्धि, ऑप्शन सी द्रव्यमान में वृद्धि, ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं, वो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आयतन में वृद्धि। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गति बढ़ती है, जिससे आयतन। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ठोस पदार्थ से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी उबलना और ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से कोई पदार्थ पहले द्रव में बनती है फिर गैस, लेकिन यहाँ ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन। तो ठोस पदार्थ जब सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर का बदलना। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। पदार्थ के किस रूप में कणों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो कणों के बीच का गैप अधिक। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गैस। कणों के बीच दूरी अधिक, तभी पूछा हुआ था कि सबसे कम संपर्क बल किसमें, वो जवाब भी गैस हुआ था आपका। तो दूरी सबसे अधिक होती है, इनकी गति भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एटीएम एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी मिलीमीटर ऑफ एचजी, ऑप्शन डी टोर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब को सामान्यतः एटमॉस्फेयर में मापा जाता है और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो हमारा पांचवी अवस्था है वो क्या है? वो है आपका बीईसी। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पहला दूसरा तीसरा ठोस द्रव गैस है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। बीईसी नाम में बोस सत्येंद्र नाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, जब गैस का तापमान बढ़ता है तो कणों की गति में क्या बदलाव होता है? ऑप्शन ए गति में कमी, ऑप्शन बी गति में वृद्धि, ऑप्शन सी गति में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन डी गति स्थिर रहती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति का सीधा संबंध है, आपने पढ़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी गति में वृद्धि। गैस के तापमान के बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है क्योंकि तापमान और गति में सीधा अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर आज का है 27, जब एक पदार्थ को उसके उच्चतम ताप तक गर्म किया जाता है तो वह किस रूप में होता है? तो उच्चतम ताप में गर्म करने पर क्या होता है वो आपको देखना है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है गैस, क्योंकि कोई ठोस है वो पिघल के द्रव बनता है, द्रव के बाद वो गैस बनता है, गर्म करने पर वो गैसीय रूप में ही रहेगा। जब पदार्थ को उसके उच्चतम अर्थात मैक्सिमम तापमान तक गर्म किया जाता है तो वह गैस के रूप में बदल जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी सॉलिड से लिक्विड में बनने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए पिघलना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी उबलना, ऑप्शन डी समावेश। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पिघलना अर्थात मेल्टिंग। जिस तापमान पर पिघलता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, ये 273 केल्विन तापमान अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो बर्फ का ये आपका गलनांक जो हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थ के ठोस रूप को तरल रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी गति। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तापमान। तो ठोस से द्रव बनाने के लिए तापमान का अधिक होना आवश्यक है। तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 30, ठोस के कणों के बीच अंतराल कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए बहुत कम, ऑप्शन बी बहुत अधिक, ऑप्शन सी समान होते हैं, ऑप्शन डी अनियमित। सही जवाब है बहुत कम, क्योंकि एक तरह से तो गैप ही नहीं होता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी संकुचन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी संकुचन। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? संकुचन। ऑप्शन 2 बार गलती से आपका टाइप हो गया है। तो गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। तो गैस के कण ठंडा होकर तरल में बदलते हैं, संघनन कहलाता है, जैसे भाप का पानी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 32, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या होगा? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 298, ऑप्शन सी 398, ऑप्शन डी 273। सही जवाब आपका है 298, जो कि 273 जोड़ने पर प्राप्त होता है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना होता है। आज का आखिरी प्रश्न, गैस का वाष्पीकरण किससे संबंधित है? यानी वाष्पीकरण कैसे होता है? ऑप्शन ए कणों की गति से, ऑप्शन बी आयतन से, ऑप्शन सी तापमान से, ऑप्शन डी द्रव्यमान से। तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, वो है कणों की गति। इसमें क्या है, कणों की गति बढ़ जाती है वाष्पीकरण में और इससे आपका वो अपना स्थान को छोड़ देता है। तो कणों की गति यहाँ तापमान के वजह से होता है, लेकिन कणों की गति इसका सही जवाब है। कणों की गति संबंधित है क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है और गैस बन के उड़ने लगते हैं। आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहे A to Z NCERT फैक्ट से और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुँचे और हमारा काम बाकियों को भी अच्छा लगे। तो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।